अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, हुकूमत साजी के लिए माहौल बनाया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, बयानात हो रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी जारी है। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हर रहनुमा ये बता रहा है कि हम मुल्क को आज़ाद करवा लेंगे, हम माफिया से छुड़ा लेंगे, मुल्क के तमाम चैलेंजेस को हल कर लेंगे, आवाम के लिए आगे मुस्तकबिल में अमन ही अमन और सकून ही सकून है। कैसे? इस सवाल का जवाब कभी किसी ने नहीं दिया कि ये होगा कैसे सब। क्या 16 महीनों का जो इत्तेहाद है वो कामयाब रहा था? अब जो इत्तेहाद होने जा रहा है या हो चुका है वो कितना कामयाब रहेगा? हर पार्टी अपोजिशन को तरजीह दे रही है, लेकिन जब इंतखाबी मुहिम के हवाले से अगर हम देखें तो इंतखाबी मुहिम ने हर पार्टी पीएम का उम्मीदवार सामने लेकर आ रही थी और उसका ये कहना था कि हम जीतेंगे और पीएम की कुर्सी जो है वो हासिल करेंगे। लेकिन अचानक ही ये पीएम की कुर्सी के बाद ये अपोजिशन की कुर्सी कैसे अहमियत इख्तियार कर ली, इस पर ज़रूर बात करेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुशावरती अमल जो है वो आखिर कब तक जारी रहेगा, कितना वक्त और दरकार होगा? 72 घंटों का टाइम दिया जा रहा था कल, अब कितना टाइम रह गया? बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत बनाने के लिए वोट नून लीग को तो देंगे, लेकिन वजारत नहीं लेंगे तो फिर बदले में क्या लेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। और साथ ही साथ अगर ज़माना जहलियत की बात की जाए तो पहले ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, अब शायद आज़ाद ख़रीदे जा रहे हैं। जीटीए के हैदराबाद जाम शोरों में धरने और एहतजाज की तैयारियां भी जारी हैं, जबकि पीर साहब वगैरह ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात की है। अहम मुलाकात हुई है, क्या फ़ैसला हुआ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने क्यों अपना नाम पीएम के लिए वापस ले लिया? एमकेएम ने कारकुनान के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। असलहे की नुमाइश नाकाबिले कबूल होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी और शाहिद सैयद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर को माफिया से आज़ाद कराने के अज़्म का भी इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम ने नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और ना ही वज़ीर आज़म को वोट देंगे। अपोजिशन बेंचेस पर बैठने की बात की है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता एमपीए एजाज सवाती को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना कितना महंगा पड़ गया है? पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? और साथ ही साथ जो आवाम को चैलेंजेस का सामना है, बिजली की कीमतों में फिर इजाफा होने जा रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए, उनका मैं आपको तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और अपने तज्ज़िये से हमें इस्तिफ़ादा करते हैं। इब्राहिम अज़मी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, कानूनी माहिर हैं, इनसे भी बात करेंगे। और जैसे जैसे गेस्ट आते जाएंगे मैं उनका इंट्रोडक्शन आपको देती जाऊंगी और उनसे सवालात का सिलसिला जारी करेंगे। बहुत शुक्रिया राना गुलजार साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आप अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आपके लिए। अच्छा, ये जो इत्तेहाद का जो सिलसिला अब शुरू हो रहा है, ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, जैसे पहले भी आपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो इनमें ये कहा जाता है कि हम तो माफिया से आज़ाद करवा देंगे, छुड़ा देंगे, मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन वो तरीक़ाकार कभी डिस्कस नहीं हुआ। कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाइला नवाज़ साहिबा, आपका, आपके मेट्रो चैनल का मेहरबानी। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन हो गए हैं माशाल्लाह, सबको मुबारकबाद जितने जीते हैं, और जो लोग बेचारे हार गए उनको भी मुबारकबाद कि उन्होंने कंटेस्ट किया और हौसला ना हारे। इंशाल्लाह टफ टाइम दिया अल्लाह ताला, फिर उनकी किस्मत में लिखा है तो वो भी जीतेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, समझ नहीं आ रही पार्टियों के फैसले, तो खैर हम तो पीपल्स पार्टी के पाबंद हैं, जो वो फैसला करेंगे हमें तो कबूल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम तो उनके हर फैसले को मनवन तस्लीम करेंगे पीपल्स पार्टी के। ठीक, लेकिन ये चीज़ें तो सारी चीज़ें बतानी होंगी कि हर बंदा यही कह रहा है। मैं तो अपनी मतलब बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जाने वाली हुकूमत गलत थी, आने वाली अच्छी थी, फिर जाने वाली गलत थी, अच्छी थी। गुज़िश्ता हुकूमत पे सारा मलबा डाल दिया। ये समझ नहीं आ रही। देखिए, मैंने फिर भी यही कहा कि हमें
एक दूसरे पे तनकीद के मामलात को ख़त्म करना होगा और हमें रियासत के लिए संजीदा होना होगा और हमें ये सोचना होगा कि हमें किस तरह की पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए जिससे कि मज़दूर खुशहाल हो सके, किसान खुशहाल हो सके, आपका जो बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, महंगाई का ख़ात्मा हो। जो ये हम अभी नवीद सुन रहे हैं कि जी पेट्रोल मसनूआत और ज़ाहिर है हर अशिया खुर्दनोश महंगी होगी और क्योंकि ज़ाहिर है इतना पैसा इलेक्शन में लगा है, फिर लोगों का एक मुतालबा कि जी इलेक्शन को हम नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, ऐसा भी मुतालबा है। तो देखिए हमें एक लम्हे को सोचना चाहिए कि कौम का पैसा लगा है और कितनी भारी रकम लगी है। आपका तो पैसा नहीं लगा, अगर आपका पैसा लगा होता तो बात तो फिर पता होता। तो ये तो कौम का पैसा लगा है। गुलजार साहब बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल सुनेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, जबकि इब्राहिम अज़मी साहब कानूनी माहिर हैं और हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे, जबकि जमाल अहमद साहब MQM से इनका ताल्लुक है, ये भी हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। राना गुलजार ताज साहब से गुफ्तगू हो रही थी जब हम ब्रेक पर चले गए थे। राना साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए जी, मैं कह रहा था कि देखें ये जो हम सब तामीर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, हर आदमी पाकिस्तान की तामीर की बात करता है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन न जाने आखिर क्या होता है कि हम बड़ी एक मुश्किल और भंवर में घिरे हुए होते हैं। ये सारे मामलात जो है ना हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, तो हमें पाकिस्तान की तामीर के लिए सबसे पहले तो इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। देखिए अब मिसाल के तौर पे गौहर साहब हैं, उन्होंने कहा जी हम तो पीपल्स पार्टी से बात ही नहीं करेंगे, और जी कहा जी हम तो नून से बात नहीं करेंगे। देखिए जी बात ये है कि अनापरस्ती अच्छी चीज़ नहीं होती। आप पाकिस्तान के लिए बात करें, आप डायलॉग का दरवाज़ा खुला रखें, आप मुल्क की रियासत की बात करें, आप क्यों नहीं कर रहे? आप अपनी ज़ाती आपके इख्तलाफात होंगे वो 10 दफ़ा रहें, लेकिन रियासत के लिए आप बात करें। आप कहते हैं जी फला गलत है, फला गलत। देखिए जी 3.5 साल की गवर्नमेंट में भी करप्शन हुई थी और फराग होगी और पता नहीं कितने लोगों ने करप्शन की। मैं ये समझता हूँ बहुत से केसेस सामने आए। तो बात यह है कि इन चीज़ों को बिला ताक रखकर एक नई सिमत में हमें जाना चाहिए। और देखिए जहाँ तक ताल्लुक आपने कहा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन साहब बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, हैं, रहेंगे। अच्छा, बाद भी इलेक्शन होंगे तो बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल, भुट्टो साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो अपोजिशन में जाएंगे। मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। अल्लाह उनको जिंदगी दे, नेक्स्ट इलेक्शन होंगे और वो सलामत रहे, अल्लाह उनको जिंदगी दे तो वही हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। बात यह है कि जब इलेक्शन हो गए तो हमें वो मैंडेट नहीं मिला इलेक्शन के बाद कि जो चेयरमैन साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होते, वो मैंडेट हमें नहीं मिला। तो इसलिए चेयरमैन साहब ने अपना ये वापस लिया बयानिया कि भाई मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। जाहिर है हमें जितना मैंडेट मिला है तो हम इस मांगे तांगे की जो गवर्नमेंट है इसमें चेयरमैन साहब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहते। बात यह है कि वो दूसरे बने, हम उनके साथ गैर मशरूत हिमायत हमारी रहेगी, हम उनके साथ हैं, वो मुल्क की सालमियत के लिए हम उनके साथ हैं, वो आए, इक़्तिदार संभालें, काम करें और इंशाअल्लाह जो अच्छाई की बात होगी पीपल्स पार्टी का ताउन भरपूर रहेगा। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा गलत जो पाकिस्तान के खिलाफ, उसके अवाम के खिलाफ कोई बात होगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजिस्ट करेगी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भरपूर रजिस्ट करेंगे असम्बली के अंदर, क्योंकि हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, पाकिस्तान को आँच आए, क्योंकि इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसकी तामीर व तरक्की में बड़ा कलीदी किरदार है। क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना शहीद हुए इस मुल्क के लिए, उनकी वालदा मोहतरमा शहीद हुई इस मुल्क के लिए और लातादाद कारकुनों ने फांसी, कोड़े और गोलियां खाई हैं इस मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस पाकिस्तान को आँच आए, इस पाकिस्तान को कोई दोलख्ता होते देखे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शदीद मजम्मत करती है, ये कोई भी नहीं चाहेगा कि खुदा न खास्ता। तो मैं ये कहता हूँ आजाद उम्मीदवार अगर किसी जमात में गए तो उनको किसी जमात में तो जाना था। अभी आपने जैसे फरमाया कि भाई आजाद उम्मीदवार पीटीआई के थे, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको टिकट ही नहीं दिया पीटीआई ने तो इलेक्शन ही नहीं लड़ा। तो ये आजाद उम्मीदवार है, इनकी अपनी मर्जी है, ये जहां जाए। मगर मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहता हूं आपके चैनल से कि आजाद उम्मीदवार बखूबी सोचें
और फैसला करें पाकिस्तान के लिए। या आप न सोचें कि जी हम उधर गए, कौम माफ, देख कौम के लिए ही तो फैसले हो रहे हैं। लेकिन कौम ही अगर नहीं चाह रही तो आप क्या करेंगे? इब्राहिम अज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, कानूनी माहिर है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अज़मी साहब। वालेकुम सलाम। बड़े अरसे बाद आपने हाजिरी दी इब्राहिम साहब, सब खैरियत है, सब ठीक है? बस जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। इलेक्शन के मामलात तो चल रहे थे, बहुत गहमा गहमी रही, उसके बाद सब यही कह रहे थे कि इलेक्शन हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब इलेक्शन हो गए तो ऐसा लगता है कि दोबारा से एक हलचल है, दोबारा से एक सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही। अभी पीटीआई के, अभी आज़ाद उम्मीदवार की बात हो रही थी, राना गुलजार साहब कर रहे थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता एमपी एजाज सवाती को पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना बहुत महंगा पड़ गया है। उनके घर का घेराव कर लिया लोगों ने और वहाँ शदीद नारेबाजी हुई, उनके बैनर्स जला दिए गए। अब मुझे ये बताइए कि अगर वो पीटीआई के टिकट होल्डर थे, क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं तो कानून या आइन क्या कहता है, पीटीआई के वो टिकट होल्डर हैं, तो क्या उन पर कोई कानूनी वार किया जा सकता है? जो आवाम जो उन्हें घेरे बैठी है वो अपनी जगह सही है या वो अपनी जगह सही है? देखिए, ये जो इलेक्शन है उनकी सूरत हाल सबसे मुख्तलिफ है। अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान दे दिया गया हो। ठीक है। पीपल्स पार्टी से जब तलवार का इंतखाबी निशान दे दिया गया तो उनको तीर का निशान दे दिया गया। ठीक। जब मुस्लिम लीग नून से जब साइकिल का निशान दे दिया गया तो उनको शेर का निशान दे दिया गया। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, जो पाकिस्तान की मकबूल शख्सियत है, उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। ठीक। सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनका जो था इंतखाबी निशान बैट इनसे छीन लिया गया। इनको कोई जलसा तो छोड़े, बिलावल ने दर्जनों जलसे किए, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने दर्जनों जलसे किए, लेकिन पीटीआई का कोई जलसा नहीं होने दिया गया। हत्ता के कोई वर्कर्स के कन्वेंशन हो रहे थे 200-300 कारकुनान के, तो वो तक नहीं होने दिया। अब इस इंतखाबात के बावजूद भी जब आजाद उम्मीदवार थे तो पहले से इंतखाबात का जब रिजल्ट आ रहा था 8 तारीख को, तो लोगों को वाज़ेह तौर पे महसूस हो रहा था कि ये आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान की तारीख में कभी डबल फिगर में नहीं पहुंची। ये जो आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी थी, इस दफा ट्रिपल फिगर में वो पहुंच गई है। 100 से ज्यादा उम्मीदवार जो थे वो आजाद जीत रहे थे। ये इब्तिदाई इलेक्शन के 11-12 बजे की सूरत हाल थी और लग ये रहा था कि एक पार्टी जो है वो 2/3 मेजोरिटी ले रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या किया गया कि 9 तारीख को दूसरे लोगों को जिताया गया जिनको 8 तारीख को वोट नहीं मिले थे। एमक्यूएम ने कराची से एक सीट नहीं जीती कौमी असेंबली की और उनको 17-18 सीटें दे दी गई, जबकि फारूक सत्तार कह रहे थे कि हमें 12 से 14 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुस्लिम लीग नून ने 18 सीटें जीती, उनको 38 सीटें दे दी गई और जिस पार्टी ने 180 सीटें जीती थी उनको जनाब ये आधी निश्चित सीटों पर ले आए गए। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी 1970-71 के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया था और आप जो था वो मुजीबुर रहमान को पकड़ के मगरबी पाकिस्तान ले आए थे। उसका अंजाम हमने देख लिया। हमारा मशरकी बाजू हमसे अलग हो गया, हमारी फौज को वह हथियार डालने पड़े और दुनिया की तारीख में हमारी बेइज्जती हुई। इब्राहिम साहब, ये जो 40 हल्कों पे की थी जी 40 हल्कों पे जो भुट्टो साहब ने इंतखाबात में धांधली की थी, उनकी जान चली गई, उनकी पार्टी इक़्तिदार से महरूम हो गई। इसलिए कि अवामी मैंडेट को जब भी तस्लीम नहीं किया जाएगा तो लोगों की जान जाएगी या लोगों की इज्जत जाएगी। ठीक है। अच्छा इब्राहिम साहब, अब जो 40 हल्कों पर जो दरख्वास्तें, जिसके नताइज पर दरख्वास्तें की गई हैं, अब वो इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफर कर दिया कोर्ट से, तो अब सूरत हाल कैसे बनते? आप कह रहे हैं कि 180 से जायद जो नशिस्तें हैं वो जीत ली गई, ये किस बिहाफ पे? जो फॉर्म 45 और 47 है उसमें फर्क आ रहा है या वो एक जैसे हैं? नहीं, जो फॉर्म 45 है वो पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। ठीक है। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिए और जो आरओ थे रिटर्निंग ऑफिसर, उनके पास फॉर्म 47 होते हैं। ठीक है। एक उम्मीदवार ने 1,20,000 वोट लिए और दूसरे ने 38,000 वोट लिए। ठीक है। 38,000 वाले को 1 लगा के 1,38,000 वोट कर दिए गए। अब पहले फॉर्म 45 तो लेकर आए और इलेक्शन कमीशन का आप कह रही है तो उनका किरदार हमारे सामने है। जो वो पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो हरकतें कर रहे हैं वो पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी पोजीशन कभी नहीं रही। और आप क्या समझते हैं कि बिलावल ने क्यों मना किया है प्राइम मिनिस्टर बनने से? मौलाना फजल रहमान क्यों पीछे हट रहे?
ये लोग इसलिए पीछे हट रहे हैं कि इनको पता है कि अगली हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं चल सकेगी, जब इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। इससे पहले भी धांधलियां होती रही है, लेकिन 45 वाले को 55,000 और 55 वाले को 45,000 कर देते थे। ये थोड़ा बहुत फर्क होता था। पीपल्स पार्टी कभी ताकतवर होती थी तो मुस्लिम लीग को कमजोर करते थे, जब मुस्लिम लीग ताकत कमजोर होती थी तो पीपल्स पार्टी को ताकतवर करते थे। कोई ना एक फरीक उसको कबूल कर लेता था। वो जेल में होते थे तो वो बाहर जाने की करते थे। इस दफा सूरत हाल मुख्तलिफ है। ताकतवर हल्कों को सोचना चाहिए, जितनी जल्दी वो अपनी इस्लाह कर लेंगे उनके लिए बेहतर है। ये अवामी मैंडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध में मैंडेट है, केपीके का मैंडेट जो है वो पीटीआई के पास है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वो मैंडेट नहीं है जो इनको दिया गया है। एमक्यूएम का वो मैंडेट तो बिल्कुल ही नहीं है, और मुस्लिम लीग नून का मैंडेट नहीं है। और याद रखें कि ये इन दोनों पार्टियों का आखिरी इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून का भी और एमक्यूएम का भी। जिस तरह एएनपी खत्म हो चुकी है, जिस तरह तहरीक इस्तिकलाल और जमीयत उलमा पाकिस्तान खत्म हो चुकी थी, इस तरह ये दो पार्टियां भी, 3 पार्टियां जो मकबूल है, एएनपी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम, ये इनका आखिरी इंतखाब है। अगले इंतखाबात में इनकी कोई पोजीशन नहीं है, इनको भी पता है। अच्छा, अभी इस बारे में जरूर थोड़ा सा बताइएगा कि बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत बनाने के लिए वोट जो है उनका लिया जाए, वो नून लीग को वोट देंगे, लेकिन वजारत नहीं लेंगे। इससे क्या मुराद है? तो फिर बदले में क्या चीज, किस तरफ इशारा है उनका, क्या लेंगे? मतलब है कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये मुस्लिम लीग नून जो है वो गन का टुकड़ा है, इसके वो कोई अपने सर पे इसके गन का टुकड़ा नहीं लेना चाहता। अच्छा, अब ये तो समझेगा मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का तो कोई मैंडेट ही नहीं है। इनको तो खुद शर्म आ रही है कि हमें कौन सा मैंडेट मिल गया है। हाफिज नईम ने कहा कि मुझे ये सुबह असेंबली की सीट खैरात में नहीं चाहिए, मैं नहीं जीता। सिराजुल हक साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जी। ये समझे कि ये सेकंड लास्ट इलेक्शन है जमात इस्लामी का। अगर हाफिज नईम और मुश्ताक जैसे लोग आ जाते हैं आगे तो जमात इस्लामी का एक चांस है, लेकिन एमक्यूएम का अब कोई चांस नहीं है। और मुस्लिम लीग नून का ये आखिरी इलेक्शन था। ये पार्टियां जमीयत उलमा पाकिस्तान और तहरीक इस्तिकलाल की तरह खत्म हो चुकी है। एएनपी का बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वाइप आउट हो चुकी है। तो लिहाजा ये इंतखाबात जो है अपनी नौयत के अजीब व गरीब इंतखाबात हैं कि जिस पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी ली, जिनसे बैट छीन लिया गया, उन्हें नहीं पता था कि वो सिर्फ बैट्समैन नहीं है, वो बॉलर भी है। उन्होंने इन सबको आउट कर दिया है, इन्होंने पूरे निजाम को नंगा कर दिया है। लिहाजा बेहतर ये सूरत हाल है कि जल्द से जल्द सूरत हाल को संभाला जाए और जिस पार्टी का फॉर्म 45 के मुताबिक जो रिजल्ट बनता है वो अनाउंस किया जाए। पाकिस्तान में अभी भी इस्तेहकाम आ जाएगा। अगर मकबूल पार्टी होगी, अवाम उसके साथ होगी, तो लोग समझेंगे कि हम 2-3 साल तकलीफ उठा लेंगे, इसके बाद हमारे लिए बेहतरी है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम अगर हुकूमत करती हैं तो ये 6 महीने भी वाइप आउट नहीं चल सकेंगी। जरा सी भी महंगाई होगी, जरा सी भी कोई बात होगी। अयूब खान ने क्या 9 आने से 10 आने अगर चीनी हो गई थी तो क्या 1 आने के लिए पब्लिक नहीं निकली थी? पब्लिक की तलखी थी। जरा सी महंगाई होगी, पब्लिक निकल खड़ी होगी और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना। आप अपनी सियासी सूरत हाल देखें और देखिए सरहदों पे क्या सूरत हाल है। अभी तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ी जगहसाई हो रही है। बहुत इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियोस क्लिप्स हैं, वो आ रही हैं, बड़े बयानात वहां से भी आ रहे हैं। तो इसको कैसे, पाकिस्तान का तो इमेज मुतासर हो रहा है इस सारी सूरत हाल, ये जो बयानात और एहतजाज और धरनों का जो सिलसिला जारी हो गया। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो इंडिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन चैनल देखे क्या कह रहे हैं, बरतानिया के जो मीडिया है इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या कह रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि क्या इस तरह के इलेक्शन होते हैं। की रिपोर्ट भी आ गई है। इराक की तरह, जैसे इराक में और ये शाम में और इलेक्शन हुआ करते थे कि 99% लोग जीत जाया करते थे। ये जैसा मुशर्रफ ने और जियाउल हक ने अपना रेफरेंडम करवाया, पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि जब मुशर्रफ ने इनसे पार्लियामेंटेरियन बनवाई थी और इनकी 20-22 सीटें हटा दी थी फैसल सालेह हयात की क़यादत में, तो इनको कितना बुरा लगा था। इनकी हुकूमत जो थी वो इनको हुकूमत नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन जफरुल्लाह जमानी को वो ले आए और पीपल्स पार्टी को इन्होंने आउट कर दिया। उस वक्त इन्हें बुरा लगा था। और आज जो है वो किसी के कानों पर जू नहीं रेंग रही। बहुत कम लोग हैं जो गैरत दिखा रहे हैं और वो अपनी सीटें वापस कर रहे हैं कि जी हम कामयाब नहीं हुए। ठीक है।
ठीक है इब्राहिम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राना गुलजार साहब भी काफ़ी देर से आपकी बात सुन रहे हैं। राना गुलजार साहब, आप इत्तेफाक करेंगे, वो कहते हैं कि नून लीग का जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी लेने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजारतें नहीं लेंगे, वोट हम दे देंगे आपको, वजारतें नहीं लेंगे। ऐसा ही है कुछ? देखिए जी, बात ये है, इब्राहिम भाई को मैं बताता चलूँ कि इब्राहिम भाई आपकी बड़ी अच्छी सोच है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मुतालबा था कि इलेक्शन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और फ्री एंड फेयर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्ट्रगल की है, ये मीडिया गवाह है, तारीख भी गवाह है। और हमारा ही मुतालबा ये था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर कदगन नहीं होना चाहिए, सबको आज़ादी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि जी किसी को इलेक्शन से बाहर कर दें और किसी का निशान छीने। नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना मौक़िफ़ है और ना कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खुशी है, क्योंकि हम जमहूरी लोग हैं और हम आवाम के मैंडेट पर यकीन रखते हैं, आवाम की ताकत पर, वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं। तो हमने हमेशा, ये चैनल गवाह है कि हमने हमेशा कहा है कि जी किसी भी जमात के ऊपर कदगन नहीं होना चाहिए, सबको इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जब सब इलेक्शन लड़ेंगे तो आज जो सूरत हाल है ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। बहरहाल बात यह है कि अब जो भी कुछ है ये पीपल्स पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये अदालतों के काम है, पीपल्स पार्टी का काम नहीं है। हमने तो कल भी कहा था, हम आज भी कहते हैं, हम जमहूरी लोगों के साथ हैं, हम जमहूरियत के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तामीर हो, पाकिस्तान की तरक्की हो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। दुश्मन मुल्क इससे फ़ायदा उठाते हैं। जो भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ये चाहेंगे कि खलफशार ज़्यादा बढ़े, पाकिस्तान में बदअमनी हो, पाकिस्तान में इंतशार हो, और जब पाकिस्तान में इंतशार होगा तो उनको खुशी होगी और हमारी आवाम परेशान होगी। और हमारी आवाम परेशान है, महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, हमारी आवाम, सारा निज़ाम लैप्स हो रहा है, क्लैप्स हो गया है, निज़ाम धर्म भरम है। तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि स्टेबिलिटी आए, पार्लियामेंट मुस्तहकम हो, मजबूत हो, क्योंकि इलेक्शन रोज रोज नहीं होते, ये कौम का पैसा लगा है, इसमें किसी का पैसा नहीं लगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये निजाम चले, वजारतें, पाकिस्तान रहेगा तो वजारतें भी मिलेंगी, सब कुछ होगा। जब पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे, तो हम कहां जाएंगे? हम तो राने दर के हो जाएंगे। तो हम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि पाकिस्तान मुस्तहकम और मजबूत हो, क्योंकि हमने कभी भी पाकिस्तान को दोलख्ता होने का न सोचा है, न सोचेंगे। और हम मजम्मत करते हैं अगर कोई शख्स ये सोचता है कि पाकिस्तान दोलख्ता हो जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसा पिलाई दीवार होगी उनके सामने। तो ठीक है, जो भी लोगों की आरा है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उनकी आरा का एहतराम करें और उन पर जायज फैसला करें। जी राना साहब, बिल्कुल। इब्राहिम आज़मी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, अब आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? पीटीआई के मुस्तकबिल को कहाँ आप देख रहे हैं? क्या आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए उनके लिए? क्या डायरेक्शन, क्या ऑप्शन क्या रह गया उसके पास? देखिए, गुलजार साहब की बातें बज़ाहिर बड़ी खूबसूरत है, लेकिन होना तो ये चाहिए कि इन्हें भी पता है कि किस पार्टी की अक्सर थी और कौन पार्टी 2/3 मेजोरिटी ले सकती थी। ये भी जानते हैं कि सारी पार्टियों का मुतालबा ये होना चाहिए कि ये जो इलेक्शन जो है उनके रिजल्ट को कलरन करार दिया जाए। और सिर्फ एक पार्टी के पास फॉर्म 45 नहीं है, सारे जितने भी कैंडिडेट थे सारी पार्टियों के पास, आजाद उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 है। इलेक्शन कमीशन अगर फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया असर रिजल्ट मुरतब करता है तो वाज़ेह तौर पे एक पार्टी की 2/3 मेजोरिटी होगी। फिर इसका मतलब है कि पीपल्स, ये जो मुस्लिम लीग नून है वो 18-20 सीटों पर महदूद हो जाएगी और शायद ही एक आध नशीद जो है वो एमक्यूएम को मिल सके। तो हम नहीं कह रहे कि दोबारा इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप सबसे दूर जाएंगे, आप इंसाफ से दूर हटेंगे। जिस पार्टी को मैंडेट मिला उससे आप मैंडेट छीनेंगे। आपने छीनने की कोशिश की थी 1970 के इलेक्शन में, क्या हुआ 1971 के इलेक्शन में? आपने अवामी मैंडेट नहीं माना और दांधी की 1977 के खिलाफ आपने, क्या हुआ? 77 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई और 79 में भुट्टो साहब को फांसी हो गई। तो क्या हम ये चाहते हैं जिस माशरे के अंदर इंसाफ नहीं होता? देखें, कांग्रेस ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, हिंदुस्तान टूट गया और पाकिस्तान बन गया।
हमने बंगालियों के साथ इंसाफ नहीं किया, पाकिस्तान टूट गया। रियासतें इंसाफ की बुनियाद पे चलती हैं, जमहूरियत की बुनियाद पे चलती हैं, और जिस पार्टी को मैंडेट मिला है अगर उसका मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की हुकूमतें आगे नहीं चल सकेंगी, आप स्टक ऑफ हो जाएंगे। इस साल आपको $25 अरब वापस कर रहे हैं, कहां से करेंगे? सारे लोगों को पता है। जब तक एक मैंडेट वाली हुकूमत होगी, वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाएगी, वो सनती तरक्की करेगी, वो बाहर के लोगों से कहेगी कि आप पैसा भेजें, तो सारी दुनिया आप पर एतमाद करेगी और 2-3 साल में आप माशी बहरान से निकल जाएंगे। पाकिस्तान का मसला कभी भी सियासी बहरान नहीं रहा, पाकिस्तान का इस वक्त मसला माशी बहरान है। अगर सियासी बहरान की वजह से, इसीलिए आप देखें कि पीपल्स पार्टी हट रही है, वो कह रही है कि हम आपको अक्सरियत दे देते हैं, हम आपको समर्थन दे देते हैं, हम आपकी अक्सरियत की हिमायत कर देंगे, हुकूमत हम शामिल नहीं होंगे। मौलाना फजल रहमान भी शामिल नहीं हो रहे, एमकेएम इसलिए शामिल हो रही है कि इनकी मजबूरी है। मौलाना साहब ने तो कह दिया कि ना हम वोट देंगे ना हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। जी, मौलाना साहब ने तो कह दिया ना हम वोट देंगे ना हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल, देखे ना, वो भी पीछे हट रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट रही है। तो ताकतवर हलकों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को आप कहाँ लेके जाएंगे। क्या मुस्लिम लीग नून और एमकेएम की मदद से आप हुकूमत बनाएंगे जिनकी अवामी हिमायत बिल्कुल नहीं है? ये 6 महीने क्या 3 महीने भी इनकी हुकूमत नहीं चल सकेगी। ये जरा सी कोई महंगाई करेंगे IMF के दबाव में आके, ये पब्लिक निकल खड़ी होगी और इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा आगे के मामलात को। बिल्कुल बिल्कुल इब्राहिम अज़मी साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। राना गुलजार साहब से भी बात कर लेते हैं। राना गुलजार साहब, अब जो एमकेएम को अगर कराची में मैंडेट मिल गया है, कौमी असम्बली में मैंडेट मिल गया है और वो पीपल्स पार्टी को ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी सिंध के लिए काम करने के लिए उसको मैंडेट मिल गया है, अब वो एमकेएम नून लीग के साथ इत्तेहाद कर रही है। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद PDM-2 हो जाएगा, PDM-1 की भी हुकूमत आपने देखी 16 महीनों की, तो आगे के जो चैलेंजेस हैं जो कि पहले ही इतने ज़्यादा हैं, ये मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज भी जो पेट्रोल पे कीमत बढ़ रही है, बिजली पे कीमत बढ़ रही, तो ये तो तसलसल बरकरार रहेगा। कैसे निपटेंगे इन सब चीज़ों से? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की तवज्जो से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, साहब जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी आदम आफरीदी साहब, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है कि अल्लाह ताला उनको गनी के रहमत करे, उनके लिए दुआए मग़फ़रत करें। ये मैं उनको खबर दे इंतहाई अफसोस के साथ। देखिए जी, बात ये है कि बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि PDM-2 ये MQM, सबसे पहली बात तो ये आज एमकेएम वालों ने एक बात लिखी है और मैंने 92 चैनल पर भी देखी, आपके इसमें टॉपिक में भी है कि जी एमक्यूएम ने असला जो अपने कारकुनों को असले के खिलाफ मना किया है, जी नुमाइश ना करें। ठीक है, तो इसका मतलब एमक्यूएम जो है वो सियासी जमात नहीं है, एक अस्करी विंग है। ये उनकी इस बात से दलील है कि वो एक सियासी जमात नहीं है। देखिए, सियासी लोगों के पास असले का क्या काम, तो नियत्ते लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी जमात के लोग हों, लेकिन उनके पीछे तो प्रोटोकॉल की गाड़ियां और वो जो बैठे होते हैं सारे, वो इतनी बड़ी गन्स लेके, वो असलाह क्या होता है राणा साहब? देखिए 80 गाड़ियों का काफिला होता है आप लोगों का। देखिए जी, बात यह है कि वो सब पुलिस वाले होते हैं या सिक्योरिटी रखते हैं। इन्होंने कारकुनों से कहा, कारकुनों से, खबर तो देखिए ना, कारकुन, तो कारकुनों के पास असले का क्या काम? किसी भी जमात पूछ लेते हैं, किसी भी जमात हमें के पास, जमाल अहमद तो साहब ने ज्वाइन ये कर नहीं होना चाहिए। ये काबिल मजम्मत बात है, क्योंकि इसलिए कि शहर को अमन का गहवारा होना चाहिए, शहर के अंदर मोहब्बत भाईचारगी होनी चाहिए। राणा साहब, जमाल अहमद साहब ने एमकेएम से हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे आपके सवाल का जवाब पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल अहमद साहब। वालेकुम सलाम। जमाल अहमद साहब, सवाल आ गया आपके लिए, आपने यकीनन सुन लिया होगा। राना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने कहा है कि ये जो आपने कारकुनान के लिए कहा है कि असलाह की नुमाइश नाकाबिले कबूल है, तो इससे तो आपके पार्टी पे सवाल उठ जाता है कि ये सियासी जमात नहीं है, ये तो अस्करी विंग है, फिर इसका मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जो बैठे हुए लोग हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। राना साहब की मैंने गुफ्तगू आपने सुनी कि एमकेएम ने जो आज नोटिफिकेशन निकाला है, इस बुनियाद पर निकाला कि कोई ऐसी चीज जो अपने तौर पर खुद साख्ता तौर पर ऐसी चीजें कर रहे हैं उसको इख्तिलाफ के लिए कहा गया है। ये गलत अमल है। एमकेएम ने जो है इन चीजों से छुटकारा हासिल किया है। खाने के लिए हमारे पास एलिगेशन लगते थे। देखें राना साहब, ये जो पुलिस पार्टी के भाई हमारे बैठे हैं, इन्होंने इतनी खूबसूरत बातें की है।
तो मैं भी 2-4 खूबसूरत बात इनके हवाले से भी कर दूं। अच्छा। तो भाई देखें, जमात इस्लामी में असला रुशनास ने जमात इस्लामी से थंडरस्टॉक उन्हीं का था। उन्हीं के लोग, आपको याद होगा सपूरा के अंदर जो वाकया हुआ था, जो आगाखानी लोग को शहीद किया गया था, सारे जो है इनके यहाँ इनके दफातर बल्कि इनके घरों से बरामद किए थे, गिरफ्तार किए थे, ये सब मीडिया में पता है। दूसरी जगह मैं इनसे राणा साहब से पूछना चाहता हूँ कि राणा साहब, आपके लोगों ने जहाज अगवा किया था, वो एमकेएम के कारकुनान नहीं थे। राणा साहब हुसैन बुलोच से महाजरों को, उर्दू सिविल को रास्ते काट देख के बसों में उतार के शहीद करते थे, वो एमकेएम के लोगों को मारते थे। वो कौन था? हुसैन बुलोच था। फिर आपका एयान अली साहिबा इतना कुछ ले गई यहाँ से, पूरे मुल्क में अफरा तफरी इन्होंने फैलाई थी। बेनजीर, जब मर्डर बेनजीर का वक्त कहाँ हुआ था? पिंडी में होता है, पूरा कराची उतर गया, हमारी माँ बहनों के साथ इस्मतें लूटी गई। यहाँ तक के ट्रॉलर जलाने के मतलब कि उसके अंदर से जो मतलब के अजलास से जो चीजें जा रही थी, तफसील जामन जारी था, जो मुख्तलिफ सूबों में तफसील जामन ट्रॉलर के जरिए होता है, वो सारा का सारा क्रूज पार्टी नहीं था। आज मतलब आज जो IMF के भंवर में हम फंसे हुए, इन्हीं दुनिया से बचे हुए, सबसे ज्यादा नुकसान अगर मुल्क में पहुंचा है तो बेनजीर के मर्डर के बाद पहुंचा है। और ये किस मुंह से इनको दहशतगर्द कह रहे हैं? भाई कहां से दहशतगर्दी आएगी? कौन सी चीज ऐसी नजर आ गई? आपने तो इलेक्शन के अंदर भी आपने खुलेआम असला चलाया। कलेक्शन को भी तस्वीरें जो नाजाबाद में हुआ था, हमारा एक साथी फराज शहीद हुआ, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सवाल तो हमें करना चाहिए, उल्टा सवाल हमसे कह रहे हैं वो कि आप दहशतगर्द हैं। अरे भाई इन चीजों को छोड़े, आगे की तरफ देखें। मुल्क की सलामती, बका, खुशहाली, जो हम भंवर में फंसे हुए हैं, हमें इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। आवाम को अच्छा मैसेज देना चाहिए कि आवाम में आपको वोट, हमें वोट, जिस तरीके से वोट मिला है, हमें देखना है कि हमारे आपसे कैसे छुटकारा से अपने गरीबों को कैसे रिलैक्स कर सके, किस तरह हम लोगों को सस्ती चीजें मुहैया कर सके। पेट्रोल, डीजल, लोगों के रोजगार का मसला है, लोगों की तालीम का मसला। सारी तालीम आपने कितने इंटर बोर्ड ऑफिस में इंटर के फर्स्ट के जो रिजल्ट 56% बच्चे फेल हुए, ये बार बार दोहराने की बात नहीं है। मगर जो कमेटी बनाई थी उसने क्या बयान दिया कमेटी ने कि इन्होंने ज्यादती की, क्योंकि चेयरमैन सारे मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, लड़काना मुख्तलिफ जगहों से आए। हमें इतराज किसी पे नहीं है, सिंधी बोलने पे इतराज नहीं है, मगर ये कि जिस तरह उन्हें हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, कराची वालों के साथ, वो इसलिए किया उन्होंने कि हमारे लोग जो तालीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इनको रोका जाए। ये परेशान आने बेचारे, ये तो 2-2 हजार में जाके गांव देहातों 2-2 हजार के नोट दिखाते, उसके बाद ये 5 साल के रफीक जाते, ये बिरयानी तो बिक जाते। हमारे लोग बिरयानी वाले नहीं है भाई, हमारे लोग अखलाक वाले लोग हैं, हमारे मोहब्बत वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि आगे की बात करें, मुल्क की बेहतरी की बात करें। ये ऐसी चीजें ना टीवी के अंदर। बिल्कुल जमाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहिए, हमें मुल्क के लिए काम करना चाहिए। आज जब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब शाही सैयद साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें माफिया से आज़ाद होना चाहिए। वो तमाम माफियाज जिनके नाम थे चाइना कटिंग या कब्जा ग्रुप या भत्ताखोरी या टैंकर माफिया और बहुत सारे माफिया जिन्होंने हमारे पूरे शहर को, ना सिर्फ शहर को बल्कि पूरे मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। देखिए, अज़्म, वादे, वईद, दावे, ये सब अपनी जगह, कारकर्दगी कहाँ है? कारकर्दगी कब नजर आएगी, ये बताइएगा। देखिए, कारकर्दगी उस वक्त नजर आएगी, देखिए आपने कहा चाइना कटिंग फलाने के, इन्होंने वोट आवाज कर दी। कराची में कितने वोट हैं जो उन्होंने लीड दे दिए? हमारा अगर बहुत ज्यादा होगा तो 1.5%, 2% कोई चीज अगर गलती हुई होगी तो 1.5-2% की होगी। इन्होंने पूरे शहर आबाद कर दिया। ये ट्रक के ट्रक, बजली के ट्रक जो है, ये गिडाफ वाले और मतलब मलिर वाले साइड पे किन लोगों ने किया? आज हाईटेंट किसके हैं? रोजाना हाईटेंट टूट रहे ना, हमारे लोगों तो हाईटेंट नहीं है ना। मैं कहता हूँ कि ये बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं कहते देखे लोग माशी तौर पर बहुत परेशान है। ये मतलब पुरानी चीजें खोटेंगे, हमारे पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग अभी तक क्या कर रहे हैं। आपने कितने लोगों मतलब ऐसे लोगों को दिया है जो आपके कारकुन लेवल पे हो, जो MNA MP बने, सब वही लोग पुराने चेहरे हैं, सारे के सारे पुराने चेहरे हैं। ठीक है। अच्छा जमाल अहमद साहब, जी जमाल अहमद साहब, अब एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि हमसे लोगों का राब्ता रहता है और लोग सवाल जानना चाहते हैं। आप मुतमईन हैं कि 17 सीटें आपने जीती हैं, तो वो आप उसके हकदार थे, और बल्कि और भी सीट्स जो हैं वो आपके लिए होनी चाहिए थी। आप सेटिस्फाई हैं इस रिजल्ट से? देखिए, हमें तो उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह की 22 से 23 सीटें आई हैं हमारी, कराची हैदराबाद मिला के। अच्छा, देखिए 2 सीटें, ये लोग बात नहीं करते। 2018 में हमारे साथ जो कुछ हुआ,
हमें तो 4 सीटों पर मुहित कर दिया, 4 कराची 2 हैदराबाद पे, हमारे साथ जाती उस वक्त तो किसी ने बात नहीं की। अच्छा, आज जमात इस्लामी देखिए एमजीएम के साथ ऑपरेशन होता रहा, लोग हमारे मरते रहे, शहीद होते रहे, लापता होते रहे, इन्होंने कभी मतलब उर्दू स्पीकिंग के हवाले से कोई बयान नहीं दिया, चाहे वो जमात इस्लामी चाहे वो देखिए जो आजाद उम्मीदवार है, जो पीटीआई का उम्मीदवार है, वो फॉर्म 45 ले आता है, वो कहता है ये मेरे पास मौजूद है। आपने अभी तक कोई फॉर्म नहीं दिखाया भाई? अगर मौजूद है ना, देखिए अगर मौजूद है, सोशल मीडिया पे तो बड़ा सर्कुलेट हो रहा है। देखिए वो हाथ की चीज है, इसके अंदर बहुत सारी स्कैनिंग हो जाती है, बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाती है, बहुत से 45 अगर इनके पास होगा, देखिएगा सहने पे अंगूठा है तो स्टैम्प नहीं है, प्रेजाइडिंग अफसर के स्टैम्प नहीं है, इन्होंने सब घर में स्कैनिंग की हुई है, सारी चीजें। इनसे पूछे ना पीयूष वाले से 84 कैसी स्थिति आ गई आपकी, कहाँ से 84 आ गए? ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, बेकार है ये बातें, लोग आवाज सुनना चाहिए कि आप आ गए तो किस तरह करेंगे। देखिए अभी पीयूष पार्टी जो है अपोजिशन में बैठने जा रही है और 110 सीटें इनकी बक्सों में सीट के साथ वो गवर्नमेंट बना लेंगे। आपकी वो जो तीनों तरमीम थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, वो मान लिए नून लीग ने? देखिए हमने हर फोरम पे, कल भी आपने देखा ना, पूरी जो सियासतदान है, जो मंजिल सियासत, सब तमाम लोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सब बैठे थे ना, जरदारी साहब भी, बाप पार्टी भी, सारी पार्टियां बैठी हुई थी ना। हम अपना मसले के इश्यू रख रहे हैं, उसमें जो लोगों के मसाइल है, खासतौर पर देखिए बल्दियात में हमारा सिस्टम नहीं है ना तक, कराची के अंदर बल्दियाती सिस्टम तो पीयूष पार्टी के पास है, मेयर उनका है, अभी नईम रहमान के साथ अच्छे खासे। तो हम तो पूरे चारों सूबों के बल्दियाती खैरात की बात कर रहे हैं, हम तो है ही नहीं ना बल्दियात के अंदर। हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला वक्त वो मतलब आइन के अंदर वो तमाम इदारे जो कनेक्ट होते हैं बल्दियात के साथ, जिनका ताल्लुक होता है, वो इदारे इनके साथ हो, ताकि दूर पे लोगों के मुश्किलात हल हो। एमएनएमपीए काम नहीं है, मगर हमारे लोग आज भी, हम लोग जो है एमएनएमपीए जो है वो यहाँ पे लोगों के मसले होता है। आज भी मैं अभी हमने हलफ क्यों उठाया, हम तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, हम फील्ड के अंदर भी माशाल्लाह हम काम भी करते हैं। अब लोग क्या के खिलाफ करें कि एमजीएम को वोट कैसे मिल गया, इनको बेचारे परेशान है, ये चाह रहे थे पूरे एमएलए जो है, इन्होंने बात सुने, इन्होंने सेंटर में क्या पूरे औरंगी में जहाँ भी चले जाए, देखें रोड के हाल तो आप भी सफर कर दिए, मेन रोड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, यूसीज के अंदर जाए ना, हमें दिखाएं कोई यूसीज के अंदर काम कितना खराब, कितना अच्छा किया इन्होंने, हमें तो सब पता है, हम तो फील्ड के लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं। ठीक है जमाल अहमद साहब, जो हमारी नौजवान नस्ल है, 65% नौजवान नस्ल है, और शहर कायद में भी जाहिर है नौजवानों को बड़ी उम्मीदें पहले भी थी आपसे और अभी भी हैं, लेकिन जो कोटा सिस्टम है वो बड़ा तकलीफदेह है नौजवानों के लिए, बड़ी शिकायत रहती हैं, बेरोजगारी का मामला बहुत ज्यादा है यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को। तो ये इस पर कोई बात की आपने कि जो शहर कायद 65 से 72% रेवेन्यू दे रहा है, उसके नौजवानों के लिए आपने क्या किया कि लोग खुदकुशियों करने पर मजबूर हो गए हैं? हमारे कोटा सिस्टम पे भी मस्जिद जो है वो जाली डोमिसाइल पीआरसी बना के 300 लोग आके हमारे कोटे पे उतार रहे। हम तो कहते हैं कि कराची में चाहे उर्दू बोलने वाला रहता हो, हिंदी, पंजाबी, पठान, पख्तून, सराइकी जो रहता है, जो यहाँ रह रहा है, ठीक है, रह रहे करते थे, बच्चे भी पैदा हुए, जवान भी हो गए, उनके ऊपर भी इन्होंने जो है ना वो मतलब जाली डोमिसाइल के जरिए सारी चीजें ले ली। देखिए मैं कहता हूँ कि इतनी बात करें, देखिए सदर पाकिस्तान देखिए ये क्या क्या मांग रहे हैं, ये हुकूमत का हिस्सा निकलने जा रहे हैं माशाल्लाह, तो ये लोगों को समझ रहे जाहिल है कौन, अरे जाहिल को हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार है, उनसे बोल रहे कि हमें स्पीकरशिप दी जाए, सेनेट के स्पीकर दे जाए, कौमी असेंबली का दी जाए और सदारत दी जाए और 4 गवर्नर। अबे भाई अब हुकूमत का हिस्सा नहीं हो, 4 चीजें पता क्यों मांग रहे हैं? ये 4 चीजें ऐसी हैं कि हुकूमत खत्म होने के बाद ये 4 चीजें मौजूद रहती हैं। ये देखिए किस तरह की फंकारी। माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं, जमाल अहमद साहब, माहिरीन कह रहे हैं कि ये हुकूमत 3 से 6 महीने तक चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चल सकती। अच्छा आप क्या समझती है कि हमारा मुल्क इस बात पे मुकम्मल हो सकता है? 50 करोड़ रुपए हमें, अगर 50 करोड़ रुपए बचेंगे तो हम ये कर्जा IMF का निपटाएंगे। 50,000 रुपए हमारे मुल्क में यही काम रहेंगे, सिर्फ रोजाना इलेक्शन कराएं और भाई किसी को भी खड़ा कर देंगे, कोई भी इलेक्शन में जो हार जाता है ना, जो हार जाता है वो कहता है ये इलेक्शन में धांधली हो गया, वो जीत जाएगा तो कहता है इलेक्शन सही हो गई। तो इसके लिए तो आसान सी बात थी, EVM मशीन होता है, एक छोटी सी मशीन, जैसे हम बैंक में अकाउंट वो खुलवाते हैं तो हम अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, वोट भी दे देते हैं इसी से, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आखिर थंब इम्प्रेशन तो होता है ना, हर चीज में थंब इम्प्रेशन आ गया है। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल जदीद तरीका का है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मगर ये इलेक्शन किसने कराया? ये निगरान हुकूमत ने कराया ना, ये उनकी जिम्मेदारी है, एमजीएम की जिम्मेदारी थी, ये उनकी
जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। देखिए अभी सामूहिक विभाजी का मुजाहरा करें, ठीक है। अभी इस मुल्क को भंवर से निकालने की बात करें। हम ठीक ये है। कह रहे हैं कि जो किसी भी पार्टी में, सुन लें, जो किसी भी पार्टी में किसी भी जबान किसी मकसद से हम कहते हैं हुकूमत का हिस्सा हो या ना हो, ठीक बैठे है। यार मुझे बैठे के तो बच्चों के ठीक है जमाल अहमद साहब, वक्त अब मुख्तसर रह गया, लास्ट कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर। देखिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए इस तरह की बातें जो मीडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने जिस तरह जबान इस्तेमाल की है, ये बिल्कुल बेकार है, यानी परेशान है। अभी देखिए ना सरदार की वोट अगर सर, तो एमजीएम के पास बैठ वक्त बहुत मुख्तसर है, जहाँ हमारे साथ बैठ भी सके। ठीक है वक्त मुख्तसर है। राना साहब आप भी अगर कुछ मैसेज देना चाहें तो जल्दी से, वन लाइनर। मैं जमाल भाई को कहता हूँ बात बहुत अच्छी कर रहे हैं। हमने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की है और बात यह है कि ये अस्करी विंग का उन्होंने दिया, हमने नहीं दिया। और हमने तो हमेशा उजैर बलोच की बात करते हैं, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमने ही उसके सर की कीमत हमारी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की थी और हमने हमेशा अस्करी विंग पीपल्स पार्टी में ना है, ना था, ना है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुल्क में शहर में अमन और भाईचारगी की फिजा को मुस्तहकम करना हम सब की मिलकर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मोहब्बत और प्यार की बात करती है। हम अमन चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया और जमाल अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रियासत इंसाफ की बुनियाद पर ही चलती है और इसको ही सामने रखकर आगे फैसले होने चाहिए। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।